हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। क्लैट 2025 के करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है और दिस इज पार्ट 1 ऑफ आवर मे 4th वीक करंट अफेयर्स सीरीज। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, लीगल करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, स्टैटिक जीके वो डिस्कस करेंगे और साथ साथ ये सारी चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल से हम लेंगे, तो आपको पता लगेगा कि कौन से न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने हैं। इसके साथ साथ वर्ड ऑफ द वीक भी हम डिस्कस करने वाले हैं। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है एंड दीज आर द लिस्ट ऑफ ऑल द लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो मैंने क्रैक किए हैं, जिसमें DULLB, DULLM, क्लैट, PG, ILI, LLM शामिल है। सबसे पहले जो नए हैं इस चैनल पे, सबसे पहले जाइए और नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम 20 मई के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू से लिए गए हैं। फर्स्ट is the article which is related to first Indian space tourist. So गोपी ठोताकुरा ये पहले इंडियन स्पेस टूरिस्ट बन गए हैं और इन्हें लेकर गई है ब्लू ओरिजिन रॉकेट कंपनी। ब्लू ओरिजिन इट्स अ कंपनी ऑफ अमेजन फाउंडर जेफ बेजोस। सो वेरी इंपॉर्टेंट, who is the first Indian space tourist? So it's गोपी ठोताकुरा। अगले आर्टिकल में आपको दिखता है कि हमारी जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो फॉर्मर प्रेसिडेंट नीलम संजीव रेड्डी जी को ट्रिब्यूट देती हुई दिख रही हैं। सो नीलम संजीव रेड्डी 6th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे एंड ही वाज द ओनली स्पीकर जो बाद में जाके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट होते हैं। नीलम संजीव रेड्डी की अगर हम बात करें तो ही वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश पोस्ट द रीऑर्गेनाइजेशन। जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था और 1956 में आंध्र प्रदेश बना था, तो उस आंध्र प्रदेश राज्य के पहले जो चीफ मिनिस्टर थे वो नीलम संजीव रेड्डी थे। VV गिरी who was the 4th president of India, he was the only person जो एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं और साथ के साथ ही was the only person जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और वो जीते थे प्रेसिडेंट का इलेक्शन ऑन 24 अगस्त 1969। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया was डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया was प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और सेकेंड फीमेल प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी। आर्टिकल 52 बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। जब हम स्पीकर की बात करते हैं तो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज GV मावलंकर। नाउ देयर इज एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल एंड ये आर्टिकल पिरामिड से रिलेटेड है। यहाँ पे बताया गया है कि नाइल रिवर की एक एक्सटेंट ब्रांच थी जिसने काफ़ी हेल्प किया था इजिप्ट में पिरामिड्स को बनाने में। सो उसी के बारे में ये पूरा आर्टिकल है। इस आर्टिकल से हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं। पहली, द हाईएस्ट या दैट इज़ द हाइट ऑफ ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, इट्स 139 मीटर। और ये पिरामिड ऑफ गीज़ा की हम बात करते हैं तो फराओ खुफू जो फर्स्ट इजिप्शियन किंग थे, उन्होंने पिरामिड को बनाना शुरू किया था गीज़ा में। अ प्रोजेक्ट ही बिगेन इन circa 2550 BC। सो लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज़ नाइल। और नाइल की अगर हम बात करते हैं तो इस स्टडी में ये कहा गया है कि नाइल की एक ब्रांच है जो विलुप्त हो गई है, जैसे सरस्वती रिवर भारत में विलुप्त हो गई है और उसने काफ़ी हेल्प की थी इजिप्ट में पिरामिड बनाने में। नाइल टोटल 11 कंट्रीज से पास होती है। ये रिवर दो मेन ट्रिब्यूटरीज से मिलके बनती है। फर्स्ट इज़ वाइट नाइल जो साउथ सूडान से निकलती है एंड सेकंड इज़ ब्लू नाइल जिसका ओरिजिन इथोपिया से है। नाइल रिवर की अगर हम बात करें तो ये मेडिटेरियन सी में फॉल करती है और मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ती है स्विज कैनाल। Now coming to the largest river of the world. So Amazon is the largest river of the world and the longest river of India is गंगा। गंगा की अगर हम बात करते हैं तो गंगा गंगोत्री से निकलती है एंड बे ऑफ बंगाल में ये एंड होती है। इसकी टोटल 10 ट्रिब्यूटरीज हैं, भागीरथी एंड अलकनंदा, दे मीट एट देवप्रयाग और उसके बाद जो नदी फॉर्म होती है उसे हम गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा या फिर गंगा ऑफ साउथ ये कावेरी रिवर को कहा जाता है एंड दक्षिण गंगा ये गोदावरी रिवर को कहा जाता है। वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड द वाइडेस्ट रिवर इन इंडिया इट्स ब्रह्मपुत्र जिसका ओरिजिन चेमायुंगडुंग ग्लेशियर जो तिब्बत में वहाँ से होता है और तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसे सियांग कहा जाता है जैसे ये एंटर करती है और जब प्लेन्स में जाती है तो इसे दिबांग कहा जाता है और असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। अभी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है विच इज़ रिलेटेड टू ब्रिक्स। ब्रिक्स में 5 नए देशों ने अभी ज्वाइन किया है जिसमें से इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड UAE हैं।
सो वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल, जो चिराग एंड सात्विक के बारे में है. चिराग एंड सात्विक, दैट इज सात्विक साईराज रेड्डी, रानकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, इन दोनों ने थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन मेंस डबल टाइटल जीत लिया है. और ये दो प्लेयर्स, इनकी अगर हम बात करें तो ये वही प्लेयर हैं जिनको अभी रिसेंटली मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया है. सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, इनको 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है. अगर मैं बात करता हूँ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की, तो इस अवार्ड का पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, लेकिन अगस्त 6, 2021 में इसका नाम चेंज करके इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नाम दे दिया गया. और इस अवार्ड की शुरुआत 1992 में हुई थी. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया था द हिंदू में, और इसमें पूछा था एज पर विच प्रोविजन और विच एक्ट कोई एक सिंगल व्यक्ति लाइक पर्सन ए ये दो जगह वोट कास्ट नहीं कर सकता एट अ टाइम. तो देखिए सेक्शन 62 सब सेक्शन 3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इसके थ्रू ये कहा गया है नो पर्सन शेल वोट एट अ जनरल इलेक्शन इन मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी पर्सन वोट नहीं डाल सकता है. सेक्शन 62 बात करता है ऑफ दिस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये बात करता है राइट टू वोट की. तो यहाँ से हमारा क्या आ जाता है, राइट टू वोट इज़ अ लीगल राइट. राइट टू वोट क्या है, एक लीगल राइट है. क्यों? क्योंकि हमें ये एक स्टैट्यूट से मिलता है. और सेक्शन 16 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट वो बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन एन इलेक्ट्रल रोल, कि कब किसी व्यक्ति को मना कर दिया जाएगा कि उसका नाम इलेक्ट्रल रोल में नहीं रखा जाएगा, मतलब उसे वोट देने का अधिकार नहीं दिया जा सकता, वो सेक्शन 16 में दे रखा है. आर्टिकल 324 ये बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर्स के बारे में. एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे सुकुमार सेन, और प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार. वेयर इज अदर टू इलेक्शन कमिश्नर हमारे ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह, ये हमारे अदर टू इलेक्शन कमिश्नर्स हैं. आर्टिकल 326 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है अडल्ट सफरेज की, और हमारा जो वोटिंग एज है वो 21 ईयर्स से कम करके 18 ईयर्स कर दिया गया था बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल, ये आर्टिकल बात करता है फॉर्म 16C की, कि अपोजिशन मांग कर रहा है फॉर्म 16C डिस्क्लोज करने के लिए. तो ये फॉर्म 16C है क्या और उसमें क्या है, देखिए फॉर्म 16C कंटेन्स द डिटेल अबाउट द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने पोल हुए हैं उसके बारे में बात करता है फॉर्म 16C. और अपोजिशन कह रहा है कि जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं और जहाँ जहाँ पे वोटिंग होती जा रही है उसके बारे में फॉर्म 17C के तहत बताया जाए कि कितनी वोटिंग हुई है. नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू अ पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में आई है विच इज़ चैलेंजिंग न्यू क्रिमिनल लॉज. ऑल्दो ये पिटीशन डिसमिस हो गई है, बट इसमें आपके लिए जानने की चीज़ ये है कि कौन से 3 नए लॉज जो अब जुलाई से अप्लाई होने वाले हैं. सो फर्स्ट इज़ भारतीय न्याय सेकंड संहिता जो IPC को रिप्लेस करेगा. सेकेंड इज़ भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकेंड संहिता, ये CRPC को रिप्लेस करेगा. एंड द भारतीय साक्ष्य संहिता जो एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने वाला है. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू एलॉन मस्क, ये स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस इंडोनेशिया में अपनी लॉन्च कर रहे हैं उसके बारे में है. सो स्टारलिंक बिलोंग्स टू एलॉन मस्क. एलॉन मस्क की अगर मैं बात करूं स्पेस एक्स के मालिक भी हैं, और एक्स विच इज़ अ प्लेटफॉर्म जो ट्विटर पहले था उसके भी ये मालिक हैं. इंडोनेशिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडोनेशिया लार्जेस्ट आर्किपेलॉजी है, और आर्किपेलॉजी इट्स बेसिकली अ ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड ये मलय आर्किपेलॉजी का पार्ट है. इट कंसिस्ट ऑफ 5 मेन आइलैंड सुमात्रा, जावा, कालीमंतन, सुलावेसी एंड पापुआ. और टोटल अगर मैं बात करूं 17,508 आइलैंड है, जिसमें से 6,000 आइलैंड पे लोग रहते हैं. ये
particular Indonesia, it divides Pacific and Indian Ocean at equator. इक्वेटर पे पैसिफिक और इंडियन ओशन को डिवाइड करता है और इंडोनेशिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे होने की वजह से ही इंडोनेशिया में बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनो हैं। बताया जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली 128 वॉल्केनोज हैं और 80 वॉल्केनो उसमें से बहुत ज़्यादा एक्टिव बताए जाते हैं और 5 एक्टिव वॉल्केनो सबमरीन दैट इज़ ओशियन के अंदर भी हैं इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में 2 इंपॉर्टेंट वॉल्केनो हैं, माउंट ईबू और माउंट मरापी। माउंट ईबू इंडोनेशिया के आइलैंड हेलमेरा में है एंड माउंट मेराबी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये दोनों ही इस टाइम न्यूज़ में है क्योंकि इनकी वजह से डिज़ास्टर आया हुआ है बिकॉज दे इरप्टेड। Now coming to our next post और आर्टिकल, इसमें फीफा वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूं, फीफा ने अपने ट्विटर हैंडल पे, जिसे अब एक्स कहते हैं, उस पे ये फ़ोटो पोस्ट की है जिसमें ये बताया है कि 3 स्पोर्ट्समैन या 3 फुटबॉलर जिन्होंने अपनी कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा गोल्स हिट किए हैं। इसमें सबसे पहले हैं रोनाल्डो एंड सेकेंड नंबर पे है मेसी। रोनाल्डो की अगर मैं बात करूं तो रोनाल्डो ने 128 गोल्स हिट किए हैं अपनी कंट्री के लिए, मेसी ने 106 एंड थर्ड पोजीशन पे आते हैं सुनील चेत्री जो भारत के हैं। ये न्यूज़ इसलिए भी है बिकॉज सुनील चेत्री ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। फीफा की जब हम बात कर रहे हैं तो 2026 में दैट इज़ अगला फीफा कनाडा, यूएस एंड मैक्सिको में होगा। 2030 में स्पेन, पोर्तुगल एंड मोरक्को में होगा एंड 2034 में फीफा वर्ल्ड कप सऊदी अरब एंड इटली में होगा। फीफा हेडक्वार्टर जूरिच स्विट्ज़रलैंड में है और बाल्ड्योर दैट इज़ गोल्डन बॉल एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो फ्रेंच मैगजीन फ्रांस फुटबॉल देता है सिंस 1956 उस प्लेयर को जिसने बेस्ट परफॉर्म किया हो प्रीवियस सेशन में या प्रीवियस सीजन में हम कह सकते हैं। और ये अवार्ड सबसे ज़्यादा बार अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को मिल रखा है और सबसे ज़्यादा बार नॉमिनेट हुए इस अवार्ड के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 18 नॉमिनेशंस। नाउ 2021 में अगर मैं सुनील चेत्री की बात करूं तो उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इज़ द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया और ये ओनली फुटबॉलर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है भारत में, और किसी भारतीय फुटबॉलर को ये अवार्ड अभी तक नहीं मिला है। Now coming to our next article, it is related to मैनचेस्टर सिटी जिसने अभी रिसेंटली प्रीमियर लीग इंग्लिश प्रीमियर चैम्पियनशिप जीती है और ये इंग्लिश प्रीमियर चैम्पियनशिप इन्होंने चौथी बार लगातार जीती है। प्रीमियर लीग की अगर हम बात करें, इट्स अ हाईएस्ट लेवल ऑफ द इंग्लिश फुटबॉल लीग और इसमें 20 क्लब पार्टिसिपेट करते हैं। सो मैनचेस्टर सिटी ये जीती है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज़ रिलेटेड टू ओलेक्सेंडर उसकी हु इज़ फ्रॉम यूक्रेन और इन्होंने अभी जीता है वर्ल्ड्स फर्स्ट अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैम्पियनशिप। ये एक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है जो ओलेक्सेंडर जीते हैं और ओलेक्सेंडर यूक्रेन से हैं। इन्होंने टाइसन फरी जो ब्रिटेन से हैं उनको हराया है। ये बॉक्सिंग चैम्पियनशिप किंगडम एरिना रियाद में हुई थी और रियाद है सऊदी अरब में। सऊदी अरब की जब मैं बात करता हूँ तो रूमी ये फर्स्ट सऊदी अरेबियन वुमेन बन गई हैं जो मिस यूनिवर्स ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। एक आर्टिकल है ईगा स्विटेक के रिगार्डिंग और ईगा स्विटेक जो पोलैंड से हैं, इन्होंने अभी इटालियन ओपन जीता है तीसरी बार। इटालियन ओपन जो रोम के रेड क्ले पे खेला जाता है, रोम में होता है और रेड क्ले पे खेला जाता है, वो जीता है। अगर मैं बात करूँ क्ले पे, सो क्ले पे फ्रेंच ओपन होता है एंड आपका ग्रास पे विंबलडन ग्रैंड स्लैम होता है एंड देन अगर मैं बात करता हूँ हार्ड कोर्ट की तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड यूएस ओपन होता है। अगर मैं वुमेन्स रिकॉर्ड की बात करूँ इटालियन ओपन में तो 5 बार इटालियन ओपन जीत कर क्रिस एवर्ट ने ये रिकॉर्ड अपने नाम अभी भी कर रखा है। सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये 4 ग्रैंड स्लैम हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया ये किस पे और कहाँ खेले जाते हैं। Now there is an important article related to 2024 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप और इसमें बताया गया है कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप ये कोबे जापान में हो रही है और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड्स प्रीमियर पैरा एथलेटिक इवेंट्स हो रहे हैं। इट वॉज स्टैब्लिश बाय इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी।
इस पर्टिकुलर इवेंट में दीप्ति जीवानजी ये पहला गोल्ड जीती हैं भारत के लिए इन T20 400 मीटर, और इन्होंने एक रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है कि सबसे जल्दी ये पर्टिकुलर अचीव करने का, एंड इट इज़ 55.07 सेकेंड विच इज़ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड. Now coming to few questions related to bees on World Bee Day. So पहली चीज़ वर्ल्ड बी डे May 20 को मनाया जाता है, और पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ विंग्स एंड आईज डू हनी बीज हैव. सो हनी बी 4 विंग्स होते हैं उनके और 5 आईज होती हैं. Second question is what is the name given to the dance that bee perform to communicate the location of food source. So food source को के लोकेशन को बताने के लिए वैंगल डांस करती हैं बीज, ताकि वो ट्रांसफ़र कर सके इंफॉर्मेशन को अबाउट द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ फ्लावर जिसमें नेक्टर और पॉलन हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम गिवन टू मेक बीज विच डोंट हैव स्टिंग. दैट इज of 3 type of bees in the hive, what is the name given to male bee which do not have sting, जिनके sting नहीं होता तो उन्हें drone bee कहा जाता है. very important. And next question is name the part of flower which these bee are collecting pollen from. pollen वो कहाँ से collect करते हैं? देखिए सबसे पहले pollens जो collect किए जाते हैं वो for the process of pollination इसके थ्रू होता है. pollination में क्या होता है कि मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट इज एंथर से pollen कलेक्ट किए जाते हैं और वो फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर पे डिपॉजिट किए जाते हैं दैट इज पिस्टल पे, जिसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है. सो pollen कलेक्ट किए जाते हैं मेल पार्ट एंथर से, विच इज़ द राइट आंसर. उस पार्ट को एंथर बोलते हैं. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ रिलेटेड टू न्यूक्लियोसिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट. अब स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस क्या होता है ये पेपर में पूछा जा सकता है. सो बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस बाय विच स्टार्स फॉर्ज एलिमेंट्स इनसाइड देयर कोर. सो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू स्टार्स अपने कोर में एलिमेंट्स को फॉर्ज करते हैं, अपने अंदर अट्रैक्ट करके फिर उसको क्रश कर देते हैं, और ये क्रशिंग होती है ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से. केवल एक एलिमेंट, ओनली एलिमेंट जो ये नहीं बना पाते वो है हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन विच इज़ द मोस्ट अबेंडेंट एंड लाइटेस्ट एलिमेंट इन यूनिवर्स, एंड इट वाज बेसिकली फॉर्म्ड इन द इनिशियल आफ्टरमैथ ऑफ बिग बैंग. जो और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन इनिशियल आफ्टरमैथ जब हुआ था बिग बैंग, जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी इनिशियल टाइम में ही हाइड्रोजन बना था. अब जैसे अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर की बात करूं तो सन का जो कोर है उसका भी टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा है. 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, और सन से अर्थ तक सनलाइट पहुंचने में 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स लगते हैं. और ये जो स्टार्स हैं या सन है, इनमें एक प्रोसेस होता है विच इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन. न्यूक्लियर फ्यूजन में 2 एटम्स फ्यूज़ होते हैं, they combine to form a single atom. This is called nuclear fusion. और फिजन में क्या होता है, एटम्स टूटते हैं. अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सुपरनोवा की भी बात कही गई है. तो सुपरनोवा क्या होता है? अब सुपरनोवा इज व्हाट हैपन व्हेन अ स्टार हैज रीच द एंड ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्सप्लोड इन अ ब्रिलियंट बर्स्ट ऑफ लाइट. जब स्टार अपने एंड टाइम में होता है तो वो वाइट ड्वार्फ टाइप का हो जाता है, और उसके बाद इतना तगड़ा एक्सप्लोजन होता है कि वो छोटे छोटे लाइट के पार्ट्स में टूट जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सुपरनोवा. Now coming to word of the day, caveat, very important. Caveat is a warning against certain act. कोई एक्ट आपने किया है उसके लिए वार्निंग है, या फिर एक फॉर्मल नोटिस जो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली डाला जाता है. कैविएट, फॉर्मल नोटिस फाइल्ड विद अ कोर्ट और ऑफिस टू सस्पेंड अ प्रोसीडिंग until फाइलर इज गिवन अ हियरिंग. मतलब क्या है कि आपने कैविएट डाला है कोर्ट में, और आपके अगेंस्ट कोई केस अगर आता है तो सबसे पहले कोर्ट आपको नोटिस देगा और आपको सुनेगा, और उसके बाद इस केस को एडमिट वो करेगा. दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. नाउ कमिंग टू 21 में आर्टिकल्स ऑफ इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू. सो इसमें सबसे पहला ही आर्टिकल है अंटार्कटिक पार्लियामेंट्री मीट जो कोची में होने वाली है इस साल. सो 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, जिसे अंटार्कटिक पार्लियामेंट मीट कहते हैं, वो 2024 में ऑर्गेनाइज हो रही है, एंड ये कोची
केरला में ऑर्गेनाइज हो रही है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया. इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, गोवा, थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर मैं कोची की बात करता हूँ तो भारत की पहली वाटर मेट्रो भी कोची में ही बनी है, दैट इज़ कोची मेट्रो. अगर इस पर्टिकुलर मीट की हम बात कर रहे हैं तो टोटल ओरिजिनल मेंबर इसमें 12 थे. इनिशियली 12 मेंबर थे, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिले, फ्रांस, जापान, यूएसएसआर, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, यूएस, यूके एंड साउथ अफ्रीका. और ये साइन किया गया था 1 दिसंबर 1959 को, कोल्ड वॉर के समय, और 1961 में फोर्स में आ गया था. इंडिया 1983 में इसका मेंबर बना और अब इस समय 56 मेंबर्स हैं इस पर्टिकुलर कमेटी में. अब की फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसा मैंने बताया, कोल्ड वॉर के समय इसको बनाया गया था एंड इस समय इसको इस पर्टिकुलर कमिटी के थ्रू इसको हमने डेजिग्नेट किया था अंटार्कटिका को एज अ नो मैन्स लैंड और लैंड आउटसाइड द बाउंड ऑफ इंटरनेशनल जोग्राफिकल कंपटीशन, कि यहाँ पे इट्स अ नो मैन लैंड, कोई कंट्री जाके कब्जा नहीं करेगा और किसी भी जोग्राफिकल कंपटीशन को हम रिफ्रेन करेंगे यहाँ पे. और इसके की फीचर्स, 3 की फीचर्स थे. पहला, अंटार्कटिका शेल बी यूज्ड ओनली फॉर पीसफुल पर्पस एंड नो मिलिटराइजेशन और फोर्टिफिकेशन शेल बी अलाउड, कि पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा, मिलिटराइजेशन नहीं होगा और फोर्टिफिकेशन नहीं होगा. ये नहीं कि अब अलग अलग देशों ने अपने किले बना रखे हैं. सेकंड, जितने भी सिग्नेटरी होंगे उनको अलाउ किया जाएगा कि वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कर सके, लेकिन जो भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं उसके प्लान्स को शेयर करेंगे सभी देशों के साथ, और साथ के साथ जो भी डाटा होगा उसको फ्रीली अवेलेबल कराएंगे और कॉपरेशन जो होगा वो करेंगे हर एक इवेंट में. एंड थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर टेस्टिंग या कोई भी डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल नहीं किया जाएगा अंटार्कटिका में. The treaty basically forms the basis of all governance and activity in Antarctica. अंटार्कटिका जो 5वां लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इन द वर्ल्ड, ये जो पर्टिकुलर ट्रीटी है ये एज अ गवर्नेंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स प्रोवाइड करती है. अब एजेंडा हम बात करते हैं ATCM का इस बार क्या होने वाला है. पहली चीज़, फैसिलिटेट अ ग्लोबल डायलॉग ऑन लॉ, लॉजिस्टिक, गवर्नेंस, साइंस, टूरिज्म एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट. एंड उसके बाद सेकेंड, इंडिया विल सीक टू प्रमोट द आइडिया ऑफ पीसफुल गवर्नेंस इन अंटार्कटिका एंड अंडरमाइन दैट जियोपॉलिटिकल टेंशन, कि कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन है तो अंटार्कटिका में काम करने में वो बाधा ना बने. ये 2 चीज़ें इंडिया इस बार उठाने वाला है और इस बार के जो एजेंडा है ATCM का वो रहने वाला है. अगर हम इंडिया की बात करें तो ATCM इंडिया ने ज्वाइन किया था 1983 में और तब से कंसल्टेटिव मेंबर है. टोटल 29 कंसल्टेटिव मेंबर है आउट ऑफ 56 मेंबर स्टेट्स में से. और इंडिया के सेंटर्स की अगर हम बात करें तो पहला रिसर्च स्टेशन इंडिया ने बनाया था दक्षिण गंगोत्री के नाम से 1983 में, जो क्वीन मॉड लैंड में है, और ये 1990 तक इंडिया ने ऑपरेट किया था. सेकेंड वॉज मैत्री 1989 में, अभी भी जो ऑपरेटिव है, और दिस इज शिरमाचर ओएसिस जो 5 किलोमीटर अवे है फ्रॉम रशियाज नोवोलेज़रस्केवा स्टेशन से. और अगर हम इसके अकोमोडेशन की बात करें तो 65% ये समर्स में अकोमोडेट कर सकता है और 25% विंटर्स में अकोमोडेट कर सकता है. थर्ड स्टेशन भारती जो 2012 में बनाया गया था एंड इट इज़ ऑन प्रिड्स बे कोस्ट, और इसको इसरो ही ज़्यादातर यूज़ करता है फॉर रिसीविंग इंडियन रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट डेटा, दैट इज़ IRS डेटा, और ये 72 मेंबर्स को अकोमोडेट कर सकता है समर में और 47 को विंटर्स में. इंडिया एक 4th सेंटर प्लान कर रहा है और दैट इज़ मैत्री 2 के नाम से बाय 2029. इस आर्टिकल में कॉन्टिनेंट्स की बात हुई है तो 7 कॉन्टिनेंट हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. और अगर मैं रशिया की बात करूं, रशिया 2 कॉन्टिनेंट्स में आता है, यूरोप एंड एशिया में. इसकी 75% पॉपुलेशन यूरोप में रहती है और 75% लैंड जो रशिया का है वो एशिया में है. उसके साथ साथ देयर इज़ अ कंट्री हवाई ऑल्दो पॉलिटिकली नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है बट जोग्राफिकली ये किसी भी कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है.
Now coming to next article, which is very much important, which is about Venezuela lost its last glacier. तो वेनेजुएला की अगर हम बात करते हैं, it became the first country in the world to lose all its glacier. So Venezuela, and the name of its last glacier was the हम्बोल्ट्स ग्लेशियर, जिसको ला कोरोना भी कहते हैं. ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो ग्लेशियर इज बेसिकली अ लार्ज एंड थिक मासेस ऑफ आइस that are formed on land due to accumulation of snow over centuries. कि स्नो एक पर्टिकुलर लैंड पे काफ़ी सेंचुरीज से पड़ रही है और वो इकट्ठा हो गई, जमा हो गई है, तो वो ग्लेशियर्स का फॉर्म लेती है, जहाँ से फिर नदियाँ ओरिजिनेट हो जाती हैं. वेनेजुएला की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 6 ग्लेशियर्स हुआ करते थे किसी टाइम पे, पर 6 में से 5 ग्लेशियर्स 2015 में ही ख़त्म हो गए और जो बचा हुआ ग्लेशियर था वो इस बार इसी साल ख़त्म हो गया है. ये एंडीज़ माउंटेन रेंज का पार्ट थे. एंडीज़ की अगर हम बात करते हैं तो साउथ अमेरिका की माउंटेन रेंज है एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. एंडीज़ 7 कंट्रीज़ में एक्सटेंड है: अर्जेंटीना, बोलीविया, चिले, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू एंड वेनेजुएला. और इसके साथ साथ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एंडीज़ की अगर हम बात करें सो इट्स माउंट अकानकागुआ और इसकी पीक अर्जेंटीना में. एंडीज़ का टेम्परेचर 0.10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है पिछले 60 डिकेड में, और जिसकी वजह से ये ग्लेशियर्स पिघले भी हैं. और ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो बढ़ा है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय 1.1 डिग्री सेल्सियस सिंस 1880 से अब तक 1.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा है. अगर मैं बात करता हूँ लार्जेस्ट ग्लेशियर की तो इट्स लैम्बर्ट ग्लेशियर. Lambert Glacier is the largest glacier which is in East Antarctica. Very important. Now there is an article कि SC to revisit 1995 order on suing doctor in consumer court. So basically consumer affairs से related काफ़ी न्यूज़ आ रही है. अभी lawyers से related भी आया था जिसमें कहा गया था lawyers will not be held liable. So हमारे काम की इसमें information है. सबसे पहले वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15th of March एंड नेशनल कंज्यूमर राइट डे इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 24th December. वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो आर्टिकल है ये मैं आपको अपने लीगल सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा. नाउ देयर इज एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इज रिलेटेड टू ज़ैंडर शफले. ज़ैंडर शफले ये अभी रिसेंटली 2024 PGA चैम्पियनशिप जीते हैं विच इज़ अ गोल्फ चैम्पियनशिप, और ये चैम्पियनशिप लुइविल कैंचकी स्टेट ऑफ USA में खेली गई है. एंड वर्ल्ड नंबर 1 गोल्फर की अगर मैं बात करूं तो इट्स स्कॉटी शेफलर्स. Now coming to our next article which is related to the King of Saudi. King of Saudi की तबीयत ख़राब थी, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि किंग ऑफ सऊदी है कौन. सो सऊदी किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद, और क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरब हैं मोहम्मद बिन सलमान. सो जो किंग हैं उनके स्टार्टिंग में सलमान हैं, क्राउन प्रिंस जो है उनके एंड में सलमान हैं. और सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल, एंड AI सिटीज़न जो सऊदी अरब की हैं उनका नाम है सोफिया, एंड फर्स्ट मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट हैं रूमी अल क्वातनी. Now coming to our next article which is on ICC, that is International Criminal Court. So International Criminal Court की अगर हम बात करें ICC की, तो it was established as per Rome Statute on 70 and adopted on 17 July 1998. टोटल मेंबर 124 हैं एंड इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड्स में है. एक और ऑर्गेनाइजेशन है ICJ विच इज़ अ प्रिंसिपल ऑर्गन. ICC इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन वेयर ICJ इज़ अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन. इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ICC बट इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ ICJ. और ICJ में 2 स्टेट पार्टीज़ होती हैं. ICJ में हु कैन बी द पार्टी, ओनली स्टेट कैन बी द पार्टी, एंड इसका हेडक्वार्टर भी द हेग नीदरलैंड्स में है. टोटल नंबर ऑफ जजेस 5 होते हैं और टेन्योर ऑफ ईच जज 9 ईयर्स का होता है. एंड आफ्टर एवरी 3 ईयर 1/3 जज रिटायर होते हैं, दैट इज 1/3 नए जजेस को चुना जाता है. नाउ कमिंग टू दिस, यहाँ पे जेनेवा कन्वेंशन की भी बात हुई है इस आर्टिकल में. सो जेनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949 एंड एडिशनल प्रोटोकॉल, इसकी हम बात करते हैं तो दीज आर बेसिकली रूल्स लिमिटिंग द बारबैरिटी ऑफ वॉर, कि वॉर के समय में या वॉर के बाद कोई भी अमानवीय चीज़ ना हो, उसके लिए जेनेवा कन्वेंशन
लेके आए थे। सो जेनेवा कन्वेंशन की जब हम बात करते हैं तो दे प्रोटेक्ट पीपल हु डू नॉट टेक पार्ट इन द फाइट। ये उन लोगों की रक्षा करता है जेनेवा कन्वेंशन जो फाइट में अब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। इसमें सिविलियन भी हो सकते हैं, मेडिकल वर्कर भी हो सकते हैं और एड वर्कर भी हो सकते हैं, और इसके साथ उन लोगों की प्रोटेक्शन करता है जो दे आर नो लॉन्गर अ पार्ट। मतलब बेसिकली जेनेवा कन्वेंशन दो टाइप के लोगों को प्रोटेक्ट करता है। पहला, जो कभी भी फाइट का हिस्सा ही नहीं रहे हैं, और सेकेंड, जो फाइट का कभी हिस्सा तो रहे हैं लेकिन अब वो लड़ने लायक ही नहीं बचे हैं, जैसे वाउंडेड या सिक या शिपव्रेक ट्रूप, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, इन सब की बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन इट वाज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ वाउंडेड एंड सिक सोल्जर्स ऑन लैंड ड्यूरिंग वॉर। सेकेंड जेनेवा कन्वेंशन, प्रोटेक्शन ऑफ वाउंडेड एंड सिक एंड शिपव्रेक मिलिट्री पर्सनल्स सी। तो पहले में लैंड की बात हो गई, दूसरे में सी की बात हो गई, और थर्ड जेनेवा कन्वेंशन बात करता है प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जिनको पकड़ के प्रिजन में डाल दिया है, उनकी बात करता है। एंड फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस, मतलब जिन्होंने कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया वॉर में, उनकी बात करता है फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन। Now coming to our next article, which is related to Sumit Antil. This is related to World Paralympic Championship. सुमित ओलंपिक, इन्होंने अपना टाइटल F64 जेवलिन थ्रो का टाइटल बचा लिया है और ये टाइटल अभी भी इनके पास है। There is an article which is related to second Pakistani satellite with China's aid. Basically पाकिस्तान चाइना की मदद से अपनी एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है चियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, और पाकिस्तान की ये सैटेलाइट पाकसैट MM1 विच इज़ ऑल्सो नोन एज पाकिस्तान मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो एज़ पर पाकिस्तान एक माइलस्टोन होगा डिजिटल पाकिस्तान के लिए। अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना ने अभी चैंग-E6 मिशन भी लॉन्च किया है, जिसमें पाकिस्तान की एक iCube सैटेलाइट भी गई है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।